और डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली बताती ये है कि डेप्रिसिएशन तो हमने पढ़ लिया, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वक्त के साथ साथ एसेट के इस्तेमाल से एसेट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। लेकिन डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर डेप्रिसिएशन बता दिए कि हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द डबल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, यानी व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। So what is going to be, how we are going to pass the entries for depreciation, what is going to be debit and credit regarding depreciation, and how we are, what accounts needs to be prepared in this chapter for depreciation. यानी depreciation के लिए कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं और क्या क्या एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, ये हमारी कहलाती है डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर depreciation. We have studied two methods of depreciation, straight line method and diminishing balance method. In straight line method, we calculate depreciation every time on the original cost of the asset. And in diminishing balance method, we always record depreciation after subtracting the previous year depreciation. जो आंसर आपका आता है उस पर हम depreciation next year रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाना है जी एसेट अकाउंट, इसमें बनेगा फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता था। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है, और फिर हमारा होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब हम कोई एसेट को सेल करते हैं तो हम उसकी क्या वर्किंग करते हैं, किस तरीके से उसे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में करते हैं। The asset account is always prepared with the cost of the asset and it is debited with the cost of the asset purchased and credited with the cost of the asset sold. As asset account is always prepared with the cost of the asset purchased, it is debited with the cost of the asset and credited with the cost of the asset sold. And it is closed with the name balance carried down. Balance carried down के नाम से उसे हम अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे, मैं इसको बनाऊंगा आपके सामने। मैं एक एग्जांपल जो है वो स्टार्ट करूंगा और एग्जांपल के थ्रू हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। A and company purchased machine for a price of 20,000 on 1st January 2020। क्वेश्चन है हमारा, then another machinery is purchased on 1st July 2020 another machinery is purchased on 1st July 2020 40,000। आगे on 1st October 2021 another machinery is purchased for 50,000 depreciation is charged at the rate of 20% under straight line method on month by month basis, यानी मंथली बेसिस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जितना एसेट इस्तेमाल करेंगे उस पर उतनी ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी।
prepare machinery account and machinery account and provision for depreciation account for the first 3 years. ठीक है जी, 3 सालों का आपने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और आपने एसेट अकाउंट जो है वो बनाना है. ये है हमारा क्वेश्चन जिसको हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है. स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी व्हेनेवर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, you will charge depreciation on the original cost of the asset, the price on which the asset is purchased for the first time. जिस प्राइस पर हमने एसेट परचेज किया था उस प्राइस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. इट इज यूज्ड टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दैट इज द पर्पस. 20% डेप्रिसिएशन रेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मंथ बाय मंथ बेसिस है. यानी जितना आप एसेट को इस्तेमाल करेंगे, यानी जितने महीने आप एसेट को इस्तेमाल करेंगे उस पर उतनी ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी. देखिए बेटा, एक होता है एनुअल बेसिस, एक होती है मंथली बेसिस. एनुअल बेसिस का मतलब होता है कि इवन दो द एसेट इज परचेज पार्ट ऑफ द ईयर, यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर. यानी कि अगर आपने एक एसेट परचेज किया है 1 अक्टूबर को, तब भी आप एसेट पर डेप्रिसिएशन बनती तो 3 महीने की है, क्योंकि अक्टूबर से पहले तो आपके पास वो एसेट था ही नहीं. It means that you have used that asset for October, November and December, but you will charge depreciation for the whole year. If annual basis is given, you will record depreciation for the whole year. Monthly basis means that depreciation is provided for each proportion of the year for which the asset is being used. जितना एसेट जितने महीने इस्तेमाल हुआ है उस पर उतने महीने की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी, उससे ज्यादा की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो इस वक्त जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड तो अप्लाई कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर एवरी ईयर, बट मेथड इज नॉट एनुअल बेसिस, इट इज मंथ टू मंथ बेसिस. जितने महीने आप एसेट को इस्तेमाल करेंगे उस पर उतनी ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी. सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें क्या, हमारा एसेट अकाउंट, जो कि हमारा बनेगा, जिसका नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट. मैं मशीनरी अकाउंट जो है वो बनाने जाऊंगा सबसे पहले इस क्वेश्चन पर. मशीनरी अकाउंट में बनाता हूं आपके सामने. This is going to be the machinery account, and I'm supposed to prepare this machinery account for the first 3 years. Means I'm supposed to prepare machinery account for 2020, 2021, and for 2023. So let's start doing it. A and company purchased a machine for a price of 20,000 on 1st January 2020. So this is the year of 2020. इसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. मशीन परचेज की है किस डेट को, 1 जनवरी को, तो 1 लिखना काफी है. हमने मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी हमारा इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, मशीनरी डेबिट हो रहा है मशीनरी टू बैंक. मशीनरी डेबिट हो रही है कितनी अमाउंट से, 20,000 से. किसकी वजह से, बैंक की वजह से. So the entry to purchase the machinery for an amount of 20,000 is machinery debit and bank credit. So machinery debit हो रहा है 20,000 से because of bank. Is there any other asset purchased in this year? No. Yes. Any asset sold? No. On 1st October, sorry, on 1st July 2020, we have purchased another machinery in the same year for 40,000. So I'm going to write over here the date first. That is 1/7. And the entry to purchase the machinery will remain the same, machinery debit and bank credit. So machinery debit होगा किसकी वजह से, बैंक की वजह से, लेकिन अमाउंट कितनी आ जाएगी उसकी, 40,000. No other asset has been purchased in this year other than these two assets which have been purchased on 1st January and 1st July. So I am going to close the account. मुझे अकाउंट को obviously close करना है क्योंकि मैंने कोई asset sale भी नहीं किया. याद रखिएगा, asset account is prepared with the cost of the asset. It is debited with the cost of the asset purchased and credited with the cost of the asset sold. यानी परचेज आप करेंगे तो वो भी कॉस्ट से लिखेंगे, सेल आप करेंगे तो वो भी कॉस्ट से लिखेंगे.
तो इस हिसाब से आप जब भी एसेट परचेज या सेल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो टोटल कर लेंगे इसका हम, कि हमने एसेट ना तो कोई सेल किया है, परचेज किया था वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो द टोटल विल बी 60,000. I will write the total over here. Same total will come on the credit side because balancing the T account means making the two sides of the account equal. So this will come with the name carried down, and that is 60,000. And this shows that we have 60,000 of assets with us at the start of 2021. 2021 के स्टार्ट में मेरे पास इतने एसेट्स पहले से पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है जी। 1 को अवेलेबल है मेरे पास एसेट्स। ये मेरा ब्रॉट डाउन आ जाएगा बिकॉज इट्स ए asset account, and asset and liabilities account are always closed with the name balance carried down because their balances are going to be transferred to the next year. So their balance carried down will become the brought down of the next year, and always remember that it is an asset account. तो asset का balance ये जो मैंने लिखा है 60,000, this is debit balance, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड पर, ये भी डेबिट बैलेंस ही है क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, बराबर करने के लिए मैंने इसको वहां लिखा है। This will still be a debit balance. मैं दोबारा बता रहा हूँ, एसेट अकाउंट, आपका सवाल उठता है कि सर ये 20,000 और 40,000 वाला एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन। एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड, इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। यानी हमने इसको कॉस्ट प्राइस से ही बनाना है और इस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को हम सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन होगी लेकिन that will be recorded in a separate account called provision for depreciation account, and in which we will record depreciation on the same assets which has been used in the machinery account, in the asset account for in 2020, 21 and 22. On 1st October 21 another machinery is purchased for 50,000. अब 2021 में अगर हम देखते हैं तो हमने एक मशीनरी और खरीदी है 1 अक्टूबर को, कितने की? 50,000 की। मैं लिख लूंगा 50,000 और इसका हम जी टोटल कर लेंगे क्योंकि इसके अलावा मैंने और कोई मशीन परचेज नहीं की है। इसका टोटल आपका आ जाएगा 60,000 प्लस 50,000, ये आपका आ जाएगा 1,10,000। इधर भी आ जाएगा आपका 1,10,000, इधर आपका आ जाएगा 31/12 को आ जाएगा कैरी डाउन अगेन 1,10,000, जो कि 2022 में बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन 2022 में 1 को, because it shows that we have 1,10,000 of assets with us at the start of 2022. अब देखते हैं क्या 2022 में मैंने कोई एसेट नया परचेज किया है? नहीं। अगर 2022 में कोई एसेट परचेज किया होता तो उसकी मैं एंट्री पास करता, मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, और उसको पोस्ट करता, या अगर सेल किया होता तो मैं एसेट अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देता। लेकिन ना तो मैंने कोई एसेट परचेज किया ना सेल किया, तो सर अगर आपने कोई एसेट सेल परचेज नहीं किया तो फिर 2022 में अकाउंट बनाया ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज ऑल 3 assets which has been purchased in 2020 and 21 for an amount of 20,000, 40,000 and 50,000 are still being in use. So they are still being in use even in 2022. So I have to prepare the T account of 2022 in the same manner as I have prepared the T accounts of other years, क्योंकि ये मेरे पास 1,10,000 के एसेट्स मौजूद हैं, इनको मैंने इस साल भी इस्तेमाल किया है। 31/12 को मेरा यहाँ पर आ जाएगा कैरी डाउन आ जाएगा 1,10,000 का, और टोटल मेरा आ जाएगा 1,10,000, और इधर भी मेरा टोटल आ जाएगा 1,10,000. This will become the brought down of 2022 with the name brought down 1,10,000 इस डेट को 1/1 को। ठीक हो गई जी बात। Now I am going to prepare provision for depreciation account. मैं provision for depreciation account का अकाउंट ओपन करूंगा because provision for depreciation account is prepared to record the depreciation on the same assets which has been used by us in our question.
हमने इन एसेट्स को इस्तेमाल किया है, तो इन पर डेप्रिसिएशन को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसमें हम डॉलर के साइन जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली वो आने ही आने हैं। और ये साल हमारा 2020 का हम बनाएंगे पहले। नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन। The entry to record depreciation will be income statement debit and provision for depreciation credit. Provision for depreciation account क्या हो जाएगा? Credit हो जाएगा. This will be the entry which will remain the same for good. Income statement debit हो रहा है because it is an expense. Expense always debit. हमें इतना नुकसान हो जाएगा. Provision for depreciation credit हो रहा है because it's a liability account. It's a liability account. और लाइबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, हम लाइबिलिटी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करना तो एंट्री से पोस्ट करना बड़ा आसान है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बट वेयर वी विल गेट द अमाउंट? फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यू हैव टू गो फॉर द वर्किंग, और आपने हर साल में वर्किंग करनी है। आई रिपीट अगेन, हर साल में आपने वर्किंग करनी है। इस चीज की, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है आपने, कि आपने जो एसेट इस्तेमाल किया है उस पर डेप्रिसिएशन को आपने रिकॉर्ड करना है। तो वो किस हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रही है? 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से मंथ बाय मंथ बेसिस के ऊपर। 2020 में हमारे पास जो जो एसेट पड़े होंगे उन पर आपको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप गौर करें अमल, तो 60,000 का एसेट और 50,000 का ये एसेट हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन मशीनरी अकाउंट में मैं उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ना ही उसकी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ये कहती है कि एसेट अकाउंट को आपने अलग बनाना है कॉस्ट से। चाहे आपका एसेट कितना ही क्यों ना हो, आप कॉस्ट से माइनस करते जाएंगे, और डेप्रिसिएशन आपने अलग सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, जिसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया जाएगा, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं कि डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है और एसेट अकाउंट को हम अलग अकाउंट में लिखते जाएंगे। जी अमल, यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? आई होप कि आपने लिख भी लिया होगा। मसला है तो बताएं प्लीज। नो सर। जी इशफाक, हसनैन, अमल कोई सॉरी सरमत, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे, समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो ओके। नो सर। पॉइंट मैंने क्या बताया कि एसेट अकाउंट को अलग रिकॉर्ड करना है आपने, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने अलग रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, और वो अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग रिकॉर्ड होगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम उन्हीं एसेट्स पर जिनको हमने मशीनरी अकाउंट में लिखा है, उन पर होने वाली डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए अलग अकाउंट रिकॉर्ड बनाया जाएगा जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एसेट अकाउंट की कोई चीज नहीं आएगी, यानी एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस से बनेगा। अब जरा इसको देख लेते हैं, आपके पास बुक मौजूद है, बुक में लिखा हुआ है आपके सामने। Asset account is always prepared with the original cost of the asset for every year. It is debited with the original cost of the asset purchased and credited with the original cost of the asset sold for any year. It is closed with balance carried down. Provision for depreciation account is a liability account. It is credited with the depreciation on asset with the name income statement for every year. In this account, we record depreciation on every asset for every year of use. It is credited with the amount of depreciation and closed with balance carried down because it's a liability account. In this account, we record depreciation. We only record depreciation on every asset in existence at the end of the year for every year. 2020 में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से एसेट पड़ा हुआ था। हमारे पास दो एसेट थे, एक हमने खरीदा था 20,000 का 1 जनवरी को। इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि हमने इसको पूरे 12 में से 12 माह इस्तेमाल की है। ये आपकी आ जाएगी 4,000। इसी तरह 40,000 वाला एसेट जो आपने परचेज किया है, उसको भी आपने 20% डेप्रिसिएशन लेनी है उस पर, लेकिन उसको आपने कितने मंथ यूज किया है? 1 जुलाई को आपने परचेज किया था। इसका मतलब है कि आपने इसको यूज किया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैट बिकम 6 मंथ्स। क्योंकि मंथ बाय मंथ बेसिस है, तो यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ओनली फॉर द 6 मंथ्स, दैट इज 6/12। 40,000 का 20% आता है 8,000,
और 8000 का 6/12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4000. So the depreciation for this year, which is 2020 actually, for on both assets is going to be 8000. So I am going to pass the entry. The entry will be income statement debit 8000, and provision for depreciation is going to be credited with 8000. This is the entry to record depreciation. So I'm going to post the entry in provision for depreciation account. तो provision for depreciation account credit हो रहा है कितने से? 8000 से. इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट की वजह से. I will write the name income statement over here क्योंकि उसकी वजह से ये क्रेडिट हो रहा है. इसका हम कर लेंगे जी टोटल. टोटल कर लेंगे जी हम. ये आपका 8000 आ जाएगा. यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा 8000. इधर भी आपका आ जाएगा टोटल 8000. ये आपका आ जाएगा 31/12 को कैरी डाउन, which is 8000 again. This carried down will become the brought down of the next year. Why sir? मैंने आपको बताया था कि provision for depreciation account एक liability account है. इसको हम बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज करते हैं और बैलेंस ब्रॉड डाउन से ही ओपन होगा, जो कि ये शो कर रहा है. बैलेंस ब्रॉड डाउन ये शो कर रहा है कि आपके एसेट पर पिछले सालों में इतनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है. तो सर इसका मतलब है कि हमने पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को साथ लेके चलना है? जी बिल्कुल, आपने पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को साथ लेके चलना है. तो पिछले साल 2020 में कितनी डेप्रिसिएशन हुई थी हमारी जी? 8000 की. तो उसको भी आप साथ लिखेंगे और उसको साथ लेके चलेंगे. दैट आई हैव रिटन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 8000 along with the brought down as brought down, because that is the depreciation which has been charged in 2020 on those assets जो कि हमने 2020 में इस्तेमाल की. अब बात आती है किसकी? 2021 की. उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं. देखिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो 20000 पर ही निकालेंगे. अब सरमत का सवाल उठता है. सरमत कहता है कि सर 2020 में 20000 वाले एसेट पर डेप्रिसिएशन निकाल तो ली है, दोबारा क्यों निकालनी है? अच्छा यार क्या वो बेच दी है हमने? क्या वो आपके पास अब नहीं है? चला गया कि आपके पास है वो? भाई जब तक एसेट आपके पास है तो उसका मतलब है कि तब तक आप एसेट यूज कर रहे हैं, और जब तक आप एसेट को यूज करते रहेंगे उस पर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होती जाएगी. इसका मतलब है कि 20000 वाले एसेट पर दोबारा डेप्रिसिएशन आपको रिकॉर्ड करनी है 2021 में भी. 2021 में इस पर डेप्रिसिएशन होगी 20000 का, अगेन 20%, एंड अगेन दैट इज फॉर फुल ईयर, फॉर द होल ईयर, एंड दैट विल बिकम 4000. अगेन जो 40000 वाला एसेट था वो भी आपके पास है, उस पर भी डेप्रिसिएशन होगी. इस दफा उस पर डेप्रिसिएशन होगी 20% पूरे साल की. सर वो क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने इसको यूज किया था 6 months, लेकिन इस साल आपने इसको फुल ईयर यूज किया है. सो यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, which is 40,000 का 20%, and that is become 8,000. Right? In 2021, if you just remember, we have purchased another asset for 50,000. No, for 50,000 हमने परचेज किया है. तो 2022 में, सॉरी 22 में कह रहा हूँ, 21 में हम एक एसेट और परचेज करेंगे 50,000 का. उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे 20% मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने आपने यूज किया इसको? अब 50,000 को 1 अक्टूबर को परचेज किया था आपने, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट विल बिकम 3/12. इसकी डेप्रिसिएशन देख लेते हैं हमारी कितनी आ जाएगी बेटा. 50,000 का 20% टू 3/12 कितनी आती है? कैलकुलेट कीजिएगा जरा. 2500 सर जी 2500 आ जाएगा. इसका हम टोटल कर लेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2021. तो कितनी आ जाएगी अगर हम टोटल करें इसका? 14,500. I will pass the same entry because depreciation की entry change नहीं होती है. Entry will remain the same. Income statement to provision for depreciation with the amount of 14,500. तो provision for depreciation मेरा क्रेडिट हो रहा है 14,500 से. कब? साल के एंड में. depreciation तो होती साल के एंड में. किस नाम से आएगा? इनकम स्टेटमेंट के नाम से 14,500. हम कर लेंगे जी टोटल.
14,500 प्लस 8,000, कैरी डाउन आ जाएगा आपका 14,500 प्लस 8,000 कितना बन जाएगा आपका 22,500, इधर भी आ जाएगा 22,500 और कैरी डाउन आपका आ जाएगा 22,500 and this will become the brought down of the next year on 1/1 22,500. So this is how we have prepared the T account of 2020 and 21. अब हम 2022 का अकाउंट जो है वो नहीं बनाएंगे, ऐसा है? गलत, बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 2022 में भी ये सब के सब एसेट्स आपके पास थे, आपने दोबारा इनको फुल ईयर पूरा साल इस्तेमाल किए। इस्तेमाल करेंगे तो साल के एंड पर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इन तीनों पर आपको दोबारा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। ये 22,500 ये शो कर रहा है कि आपके एसेट अब तक इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं मुझे। जी ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, 2022 में हमारे पास कौन से एसेट हैं और उन पर हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एसेट है 20,000 का, which is going to depreciate again by 20%. सर इस पे दोबारा क्यों ले रहे हैं यार? जब तक एसेट आपके पास है आप उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते रहेंगे क्योंकि आपने इसको इस साल दोबारा फुल ईयर इस्तेमाल किया है। इसी तरह 40,000 वाला एसेट इसको भी आपने अगेन फुल ईयर यूज किया है, 20% ले लेंगे इसके ऊपर, दैट विल अगेन कम 8,000। और एक एसेट आपने और मजीद परचेज किया है 50,000 का, इस पर भी डेप्रिसिएशन आप ले लेंगे 20% अगेन फॉर द होल ईयर विच इज 10,000। तो इस पर पूरे साल की क्यों ली है? ओ भाई पिछले साल हमने इसको 3 months यूज किया था बिकॉज इट वॉज नॉट विद अस बिफोर अक्टूबर। हमें अक्टूबर के बाद यूज करना शुरू किया था, तो हमने यूज किया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। लेकिन 2022 में तो हमने इसको फुल ईयर यूज किया। 2022 में आपको इस पर फुल ईयर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि अब हम टोटल कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का, तो आपके पास क्या आ जाएगी 22,000। I will pass the entry income statement to provision for depreciation on 31st/12. provision for depreciation credit हो रहा है किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से 22,000 से। I will go for the total of this account which I am going to prepare. ये आपका बन जाएगा 44,500। This is 44,500. ये आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन 44,500. So this is how I have completed the question. This 44,500 shows that the assets have already been depreciated by 44,500. और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ या और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2020 के एंड में मेरे पास एसेट कितने के पड़े हुए हैं? 60,000 के। 2020 के एंड में मेरे पास एसेट कितने पड़े हुए हैं? 60,000 पर के। और इन पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 2020 के एंड में मेरे एसेट कितने पड़े हुए हैं? 60,000 के, और इन पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 8,000। इसका मतलब मेरे एसेट कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? 52,000 के, राइट। 2021 के एंड में मेरे पास एसेट कितने पड़े हुए हैं? 1,10,000 के, और इन पर अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 22,500। ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग एसेट्स की। इसी तरह 2022 के एंड में मेरे पास एसेट्स पड़े हुए 1,10,000 के, सेम, लेकिन डेप्रिसिएशन पर अब तक कितनी हो चुकी? 44,500। ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एसेट की बुक वैल्यू आ जाएगी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की, फॉर ईच ईयर सेपरेटली।
ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब अगर हम इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। एनी प्रॉब्लम? ओके है? Yes sir, okay. जी सर। अच्छा जी, अभी हमने ये सवाल किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से एंड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड से बाय मंथ बेसिस। अगर मैं ये क्वेश्चन एनुअल बेसिस पे सॉल्व करूं तो बेटा एसेट अकाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, एसेट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे। लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी चेंज तो कोई नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंज आएगा। अमाउंट में चेंज क्या आएगा वो मैं चेंज सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट कि आपने ये सब कुछ लिख लिया है तो मैं चेंज दिखाता हूं। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अकाउंट फॉर करता हूं। अगर लिख लिया तो फिर मैं चेंज करके दिखाता हूं कि एनुअल बेसिस में क्या होगा। जी, एनुअल बेसिस में एसेट अकाउंट सेम टू सेम बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट भी सेम टू सेम बनेगा, सिर्फ अमाउंट्स में फर्क आ जाएगा। और अमाउंट्स में फर्क क्या आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि एनुअल बेसिस में आपने मंथली कैलकुलेशन नहीं करनी। इसका मतलब है कि ये जो हमने 6/12 निकाला था पहले साल, ये 6/12 नहीं होगा। यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। इस पर जो डेप्रिसिएशन हमारी रिकॉर्ड होकर आएगी वो हमारी पूरे साल की आएगी 40,000 का 20%, जो कि आपकी आ जाएगी 8,000। यानी अगर एनुअल बेसिस होगी तो आप डेप्रिसिएशन फुल ईयर की कैलकुलेट करेंगे, चाहे आपने एसेट जुलाई में खरीदा हो, अक्टूबर में खरीदा हो, जब मर्जी खरीदा हो, अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट फर्क हो जाएगी, 12,000 आ जाएगी। इसी तरह 2021 में बाकी डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, लेकिन जो आखिरी साल की डेप्रिसिएशन है उसमें फर्क आ जाएगा। वो आप 50,000 पे 20% डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, 3/12 नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन लेनी है पूरे साल की। सर चाहे जितना भी यूज क्यों ना हुआ हो, आप डेप्रिसिएशन पूरे साल की ही लेंगे, जो कि आपकी आ जाएगी 10,000। टोटल इज गोइंग टू बी द चेंज। 2021 की डेप्रिसिएशन में चेंज आ जाएगा और वो आपकी आ जाएगी 22,000 की। अगले साल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो आपने ली पूरे साल की हुई है। अगले साल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ दो जगह चेंज आया है। एक एसेट जो आपने जुलाई में लिया था उसको आपने डेप्रिसिएशन पर ली है, 6 महीने की नहीं ली, पूरे साल की ली है। और जो अक्टूबर में लिया था उस पर भी आपने डेप्रिसिएशन 3 महीने की नहीं ली, पूरे साल की ली। एनुअल बेसिस में ऐसे होता है, इवन दो द एसेट इज परचेज पार्ट ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। आप डेप्रिसिएशन पूरे साल की ही कैलकुलेट करेंगे, इवन दो चाहे आपने एसेट साल के दरमियान में खरीदा हो। इवन कि अगर आपने एक एसेट 1 दिसंबर को परचेज किया है, तो आपने एसेट जो 1 दिसंबर को परचेज किया है वो तो अमल आपने सिर्फ 1 महीना यूज किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में एनुअल बेसिस दी हो तो आपका इसका मतलब ये है कि आपने एसेट जो परचेज किया है एनुअल बेसिस के अंदर, वो आपने 1 दिसंबर को भी परचेज किया हो, 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फुल ईयर की कैलकुलेट करेंगे। मंथली कैलकुलेशन में आप नहीं जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगी ये 12,000 आ जाएगी, और यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगी वो 22,000 आ जाएगी, ये 30,000 बन जाएगा, और आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इस तरीके से। आपने घर में क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को आपने डबल अमाउंट से सॉल्व करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और एनुअल बेसिस से भी। इसी क्वेश्चन को आपने डबल अमाउंट से सॉल्व करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और एनुअल बेसिस से भी, ताकि आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड से समझ में आ जाए। इसी क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से डबल अमाउंट्स के साथ, स्ट्रेट लाइन मेथड से मंथली बेसिस पर भी और एनुअल बेसिस के तरीके से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे सवाल को, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, मंथली बेसिस से भी और एनुअल बेसिस से भी। और उसमें क्या होता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन आपकी आती है, आप पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो आंसर आता है उस पर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यानी यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन, देन यू विल कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन।
तो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को माइनस करके हम अगले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा मेथड होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसको इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसमें यहाँ तक कोई मसला है तो आप मुझसे, एनुअल बेसिस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एनुअल बेसिस का सवाल मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व करके नहीं करवाया आपको, अगर आप चाहें तो मैं इसमें चेंजिंग दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो बदल जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ये अमाउंट्स में डेफिनेटली चेंज आ जाएगा। एनुअल बेसिस क्योंकि आसान होता है सबसे, इसलिए मैंने एनुअल बेसिस को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया। एंट्री वही होगी, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम स्टेटमेंट 12,000 से, और वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा आपका ब्रॉड डाउन 12,000। फिर डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है 22,000 की, इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,000, सॉरी, ये आपका कैरी डाउन बन जाएगा 34,000, फिर ये आपका ब्रॉड डाउन बन जाएगा 34,000। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये जो 22,500 है आपका, ये भी आपका 34,000 बन जाएगा। $34,000 हम आगे लेके जाते हैं, दिस विल बिकम 34,000, ऐड कर लेंगे तो ये 44,500 है, अमाउंट हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि ये बन जाएगा आपका 3 और 2 56,000 की अमाउंट हमारी बनेगी। दिस विल बिकम 56,000, ये भी आपका आ जाएगा 56,000। अमाउंट्स में फर्क आ रहा है, बाकी एंट्रीज में, बाकी फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, और ब्रॉड डाउन भी आपका बन जाएगा 56,000 से। So this is how I have solved the question, or solved this question with annual basis also and with monthly basis also. देख लें, इसमें कोई मसला है तो बताएं। किसी किस्म का कोई मसला आपके जहन में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। नो सर। तो हमने ये क्वेश्चन किया है, बुक में से आपने भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मेरी बुक में से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अभी हम एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे 2 दिन, और उसके बाद फिर हम बुक में से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर देंगे करना कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो शुक्रिया आपकी क्लास में आने का। इंशाल्लाह सी यू ऑन थर्सडे एट 3। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बुक सब सर एक जरा क्वेश्चन दिखा देंगे? क्वेश्चन तो सामने लिखा हुआ है यार। नहीं, वो दूसरा जो पूरा सारा इंफॉर्मेशन वाला। आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। अच्छा नहीं, ठीक है, ओके, ऊपर लिखा हुआ टॉप पे, सही है। जी जी जी, आप फिलहाल तो पिक्चर ले लें, टाइम खत्म हो गया। अगर आप नहीं, वो मैंने ले लिया पिक्चर, उसका मसला नहीं है। मैं कह रहा था एग्जाम मैं खुद भी सॉल्व करने को करूंगा ना अलग से। नहीं, आप, मैंने आपको बताया कि आपने डबल अमाउंट से सॉल्व करना है, दोनों मेथड से, और दोनों एनुअल बेसिस से भी, ठीक है, मंथली बेसिस से भी। लेकिन मेथड आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही अप्लाई करना है, मेथड आपने चेंज नहीं करना, इट शुड रिमेन स्ट्रेट लाइन मेथड। सही, दोनों से आप सॉल्व ओके सर। जरूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट